दोस्तों नमस्कार। अच्छे दिन आपको याद है? 2 करोड़ रोजगार आपको याद है? काला धन वापस लाएंगे यह भी आपको याद है? इस देश के जिले दर जिले इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा आपको याद है? यह देश विकास के रास्ते जिस तेजी से चलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भारत के भीतर लहराएगा, इन सभी बातों का जिक्र 11 बरस पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे, लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी रेस में नहीं है। लेकिन अच्छे दिन का जिक्र कौन कर रहा है? हर जिले में इंडस्ट्री खोलने का जिक्र कौन कर रहा है? 2 करोड़ ना सही लेकिन 1 करोड़ रोजगार देने का जिक्र कौन कर रहा है? और बिहार को 2047 से पहले विकसित राज्य बना दिया जाएगा, यानी अगले 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्य होगा और यह देश तो 2047 में विकसित देश होगा। यह कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि बिहार इस देश की पायदान पर सबसे नीचे है और बिहार के लोग न सिर्फ मजदूरी के तौर पर बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता के तौर पर भी इस देश में हर जगह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर भी आधे दर्जन से ज्यादा आईएएस की मौजूदगी है। कैबिनेट मिनिस्ट्रियों के साथ जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उसमें दिल्ली में तकरीबन 38 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो अलग अलग विभाग में निर्णायक निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं। और इन सब के बीच बिहार में जब मैनिफेस्टो आज जारी किया गया तो उसने बहुत साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार तो चुनाव हार चुके हैं। 20 बरस तक उन्होंने जो कुछ भी किया उसको अब याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक ऐसे बिहार की लकीर क्यों ना खींच दी जाए जिस लकीर पर बिहार कब चलेगा, कैसे चलेगा, यह तो दूर की गोटी है, लेकिन इस देश का कोई भी राज्य उस लकीर पर चल ही नहीं रहा है। तो फिर बिहार के चुनाव का मतलब होगा क्या और है क्या? यहां तक कि मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और नीतीश कुमार सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सवालों के जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं, सम्राट चौधरी दे रहे हैं। तो क्या वाकई बिहार के साथ एक अभूतपूर्व मजाक है या फिर नीतीश कुमार को चुनाव में पराजित करके बीजेपी इस दौर में कोई नई कवायद करने की दिशा में बढ़ चुकी है? क्योंकि चिराग पासवान भी एक इंटरव्यू देते वक्त खुले तौर पर यह कहते हैं, एनडीए के बाकी राजनीतिक दलों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे विधायक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को ही चुनेंगे, बाकियों का मैं नहीं जानता। उस एनडीए के भीतर जहां पर बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके हनुमान के तौर पर चिराग पासवान इस राजनीति में खुद को 2 वर्षों से प्रस्तुत लगातार कर रहे हैं। यानी राजनीति की एक ऐसी बिसात बिहार को लेकर बनाई गई और खींची गई है जिसमें कौन कैसे किस तर्ज पे कह रहा है उससे कहीं ज्यादा चुनाव के भीतर होने वाले चुनाव हैं और चुनाव को लेकर शायद पहले से फैसलों का ऐलान है। क्योंकि सामान्य तौर पर बीजेपी चुनाव हारती नहीं है। सामान्य तौर पर बिहार की लेकर जो बीजेपी की बिसात है उसमें कौन प्यादा कौन वजीर, उसको हमेशा बीजेपी तय कर ही लेती है गठबंधन के साथियों के आश्रय। महाराष्ट्र में यही तो हुआ था। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र में चुनाव लड़े जा रहे थे और बाद में पता चला कि चुनाव परिणाम तो पहले से तय थे, जिसका कच्चा चिट्ठा रखने की कोशिश विपक्ष के नेताओं ने भी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आंखें मूंद दी। लेकिन आगे का सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बीजेपी के सहयोगी थे उसमें आखिरी कड़ी नीतीश कुमार हैं। अकाली दल छिटक चुका है, शिवसेना टूट के बिखर चुकी है और साथ है नहीं।
बचा जनता दल यूनाइटेड। यही तीन तो थे जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी के साथ एनडीए की मजबूती या एनडीए के नामकरण में साथ खड़े थे। तीनों गायब हो जाएंगे, यह बिहार का चुनाव तय करेगा। लेकिन एक क्षण के लिए लौट आइए उस पटरी पर जो पटरी डरा रही है। बिहार को लेकर आज मैनिफेस्टो में जो लकीर खींची गई, उसमें खुले तौर पर इस बात का ऐलान है, यह देश 2047 में जब विकसित होगा तो उसमें प्रति व्यक्ति आय मत देखिए, यह देखिए कि इस देश के भीतर कितने हाथों में काम होगा। केंद्र सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में, 2014 से 2024 के बीच जो सरकारी कर्मचारियों के साथ इस देश के लोगों के रोजगार जुड़े थे, उसमें तकरीबन 80 लाख से ज्यादा कर्मचारी कम हो गए। बैंकों के भीतर वो कमी लगभग 30 लाख तक आके खड़ी हो गई। और यह सब कुछ उस कालखंड में हुआ जब 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, तो बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यह ऐलान बीजेपी ने किया है। यह ऐलान बीजेपी ने किया है कि हर जिले दर जिले मेगा स्किल सेंटर होगा, हर जिले में फैक्ट्री होगी, हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क होंगे, 100 से ज्यादा एमएसएमई पार्क बनेंगे, 50,000 से ज्यादा अधिक कुटीर उद्यम काम करेंगे, डिफेंस का कॉरिडोर होगा, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, विश्व स्तरीय मेडिसिटी होगी, हर जगह स्कूल होंगे, केजी से पीजी तक फ्री, गरीबों को स्कूल दे देंगे, 50 लाख नए घर बनाकर दे दिया जाएगा, 5 किलो अनाज नहीं बल्कि पूरा मुफ्त राशन भी दे देंगे, 125 यूनिट बिजली भी फ्री दे देंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में खड़ा कर देंगे। बात कहते कहते आगे निकल गए तो यह भी जुबान से निकल ही गया कि 5 साल में बाढ़ मुक्त भारत बिहार भी दे देंगे, यानी नदियां भी हमारे हिसाब से बहेगी, हमारे हिसाब से चलेगी, सब कुछ तय कर देंगे। और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आपको तब नजर आते हैं जब आप बुरे दिन को याद रखते हो। और आपने देखा होगा यही बिहार 20 साल पहले लालू जी के राज में 90 के दशक में और 2005 तक ये अंधकारमय बिहार था, ये जंगल राज वाला बिहार था, ये हर तरीके से मुसीबत वाला बिहार था। और आज जब हम बिहार को देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी की कड़ी मेहनत के कारण आज बदला हुआ बिहार है, विकास की ओर लंबा छलांग लगाता हुआ बिहार है। जैसे ही जेपी नड्डा साहब अच्छे दिन शब्द लेकर आते हैं, शायद भारत के हर नागरिक के भीतर एक सिहरन सी दौड़ जाती होगी, क्योंकि इस अच्छे दिन का मतलब बीते 11 वर्षों में इस देश के भीतर क्या कुछ हुआ, अगर उसको आप उंगलियों पर गिनना शुरू कर दें तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश के भीतर आधे दर्जन से ज्यादा बैंक बंद हो गए, कंगाल हो गए। पहली बार आरबीआई के पास पैसा नहीं था कि वो बैंकों को पटरी पर लाने के लिए जो जमा पूंजी होती है उसके आश्रय काम करे। डिविडेंड के तौर पर केंद्र सरकार को इतना पैसा आरबीआई ने दिया कि बैंकों को सुधारने के लिए पैसा नहीं था। बैंकों की बोली अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगी। लक्ष्मी एंड वेस्ट बैंक, सिंगापुर की एक बड़े कंपनी ने उसे खरीद लिया। जी नहीं, बात इतनी बिल्कुल नहीं है। पहले तो इस देश में जो इंडस्ट्रीज सरकार की नहीं चल पाती थी या सरकार नहीं चलाना चाहती थी, उसको लेकर डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्रोजेक्ट काम कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन के कार्यकाल में डिसइन्वेस्टमेंट के साथ प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन ने तकरीबन 15 से 20 लाख करोड़ का काम उन हाथों में सौंप दिया जिन हाथों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती थी। अलग अलग मंत्रालयों को जो काम करने थे वह भी निजी हाथों में सौंपते चले गए। इस देश के जितने एयरपोर्ट हैं 2014 की तुलना में आज की तारीख में लगभग
82% महंगे हो गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया। रेलवे स्टेशन 127% महंगे हो गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की वसूली शुरू हो गई। इस देश के भीतर में हर वो प्रोडक्ट जो सरकारी इंडस्ट्रीज में बनता था वो कैसे धीरे धीरे, चाहे वो तेल बनाने की कंपनी हो या फिर रिटेल सेक्टर हो, ध्यान दीजिए यहां तक कि फल भी, हिमाचल में उगने वाला सेब भी महंगा हो गया। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर तय करने लगे। यहां पर कॉरपोरेट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने हर भाषण में खुलकर कर रहे हैं। सवाल तो यह है, इस देश के नागरिकों को लेकर कोई जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। जिस सरकार को जनता ने चुना है, जब वही इस अच्छे दिन के दायरे में खिसकता चला गया और ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ गई, ब्लैक मनी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ गई, इस देश के भीतर घूसखोरी और भ्रष्टाचार जिस तर्ज पर होता चला गया और सत्ता का मतलब कानून का राज उसकी हथेली पर रेंगने लगा, यह सब कुछ इस अच्छे दिन ने बाखूबी देखा, परखा, समझा है। रोजगार का जिक्र करने की जरूरत है नहीं। भारत का कोयला भारत की इंडस्ट्री यूज नहीं करती है क्योंकि बाहर का कोयला सस्ते में मिल जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला होने के बावजूद भी हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोयले तक को लेकर पैदा नहीं कर पाए। माइनिंग चरमराती हुई नजर आती है। इन सब के बीच आप किसी भी कोर सेक्टर में चले जाइएगा, वहां पर आप हाथ खड़े कर देंगे। चीन ना हो तो भारत का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब धराशायी हो जाएगा, क्योंकि हम असेंबल ही नहीं करते हैं बल्कि हम अपने ब्रांड की मोहर बनाकर छापते हैं। यह भी इस देश का सच है। तो अच्छे दिन का जिक्र जैसे ही बिहार में घुसेगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार तो हार गए, लालू यादव तो जंगल राज के प्रतीक थे, और अगर नीतीश कुमार हार गए तो बीजेपी की प्रणाली में कौन महान है, कौन सबसे अग्रणी है? आप कहेंगे व्यापारियों की पार्टी थी। जी नहीं, अब यह व्यापारियों की पार्टी भी नहीं है, या फिर यहां पर जिक्र बनिया पार्टी भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह कॉरपोरेट की पार्टी है। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए और उस पैसे का कुछ हिस्सा इस देश के भीतर लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं के जरिए बांट दिया जाए, वह तस्वीर खुलकर रेंगती है। हर जिले में इंडस्ट्री बन जाएगी। जिस बिहार के भीतर इंडस्ट्री हुआ करती थी सबसे पहले, वो एचईसी बंद कर दी गई। सीनरी के कारखाने बीमार हो गए। जो चीनी मिले थी उसको दोबारा चालू कर पाने की स्थिति में तमाम ऐलानों के बावजूद मोदी सरकार कर नहीं पाई। बिहार के भीतर लेमन चूस बनता था मॉर्टन का, जो कि बच्चे चूसा करते थे, वह भी बंद हो गया। किस स्थिति में बिहार को लाकर किसने खड़ा कर दिया, और नई स्थिति में बिहार को हम नहीं, वह पूंजी चलाएगी जिस पूंजी को और पूंजी बनानी है। ना तो 50 लाख घर बन सकते हैं और ना ही बाढ़ मुक्त भारत हो सकता है, ना ही हर इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन हो क्या सकता है? शायद इस गुस्से को जनता के भीतर भरा हुआ देखकर खुलकर अब तेजस्वी यादव कहने से चूकते नहीं है। आना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? दाखिल खारिज में घूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर नल से जल वाले में घूसखोरी हुई कि नहीं? राशन में कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं? एफआईआर लेता है उसमें भी पैसा लेता है। शराब बिकवा रहा है इन लोग, गरीब को जेल में डाल रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। कितना घूस बढ़ा है? बढ़ा है ना? इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम। यहां यह कयास मत लगाने लगिएगा कि तेजस्वी यादव के भीतर का गुस्सा उन्हें राजनीतिक सत्ता तक पहुंचा देगा। कयास मत लगाइए, यह सोचिए नीतीश कुमार हार चुके हैं, बिहार हार चुका है, और राजनीति के इस तूफान में कौन कौन उड़ जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग एक खिलाड़ी की तर्ज पर नजर आ रहा है खुले तौर पर, तो फिर कौन से समीकरण आने वाले वक्त में बनेंगे वाकई कोई नहीं जानता है। जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपका अगला मुख्यमंत्री होगा, यह बोलने की ताकत बीजेपी में है नहीं। उसके मैनिफेस्टो को जारी करते वक्त एक शब्द भी नीतीश कुमार नहीं कहते हैं। सम्राट चौधरी ही हर बात का जवाब देते हैं, और उसके भीतर जब झांकिएगा तो सिर्फ लखपति और करोड़पति का ही जिक्र है। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन जाएगी। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि दे दी जाएगी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति बन जाएगी।
किसान सम्मान निधि देश भर में 6,000 है, बिहार में वह 9,000 हो जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और इसकी गारंटी कोई नहीं देगा कि एमएसपी में ही सारी खरीद होनी चाहिए। इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ का निवेश कर दिया जाएगा। हर चीज को लेकर ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता दे दी जाएगी। सिर्फ लाख और करोड़ों का जिक्र है। यह ताकत पढ़ पाने की नीतीश कुमार में तो नहीं होगी, शायद उस बिहारी में कतई नहीं होगी जिसने बिहार की इन परिस्थितियों को देखा, समझा और भोगा होगा। यह ताकत तो कॉरपोरेट की पूंजी से चलने वाली राजनीति को मिल सकती है, क्योंकि इस देश के भीतर पहली बार कॉरपोरेट से जो पैसे वसूले गए वह भी तो 16,000 करोड़ थे, जो बकायदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की तर्ज पर चल रहे थे। और इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट के विस्तार और उनके नेटवर्क की रफ्तार थी, उसमें बिहार का भी बड़ा योगदान है। बिहार को चूसा गया है। बिहार दुनिया के मानचित्र पर एक ऐसा देश है जहां पर अभी कैपिटलिज्म, पूंजी बाजार, उसकी एंट्री होनी है। और ऐसे हर उस राज्य पर नजर है। उस राज्यों की कतार में बिहार अगर पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर बंगाल है, चौथे नंबर पर इस दौर के भीतर झारखंड है, 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। यानी ध्यान दीजिए, जहां जहां कॉरपोरेट की पूंजी लग चुकी है वो जगह खाली हो गई है। वहां से अब कमाई नहीं हो सकती है, तो उस रास्ते अब बिहार निशाने पर है। तो उसको निशाने पर लेने के लिए अपने हाथों में कमान तो रखनी होगी, और यह कमान नीतीश कुमार के आश्रय नहीं आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पता नहीं कब उनके भीतर का समाजवाद जाग जाए, या फिर उनके भीतर की वह लोहियावाद की परिस्थितियां जागने लग जाए, या फिर जयप्रकाश नारायण याद आ जाएं, या फिर कर्पूरी ठाकुर उन्हें याद आ जाएं। जिन्हें याद नहीं आएगा वह तो जानते हैं कि सत्ता के लिए यह सब कुछ सीढ़ियां होती है। शायद इसीलिए आज जब सवाल सम्राट चौधरी से भी यह कहकर पूछा गया, नीतीश कुमार ने मैनिफेस्टो जारी किया, आपने क्यों पढ़ा, उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, क्या क्या कहने लग गए, लेकिन सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में आंख से आंख मिलाकर सम्राट चौधरी भी नहीं थे। 5 वर्षों में बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा करने का काम नीतीश जी आज नहीं आए किसी पर, जब नीतीश जी थे कर रहे थे आज। नहीं नीतीश जी आए, उन्होंने जारी किया, मैं उनका सहयोगी हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। ये बताइए मोकामा वाला इंसिडेंट पे क्या बोलेंगे? मोकामा वाला इंसिडेंट पे सम्राट जी। सम्राट चौधरी जानते हैं कैमरा पकड़ लेगा उनकी आंखों में जो बातें छुपी हुई हैं, इसीलिए वो आंख कैमरे पर नहीं टिकाते हैं। ऐसा मौका बहुत कम होता है जिस शख्स ने मैनिफेस्टो को पढ़ा हो, बताया हो, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया हो, वो शख्स आंखें चुराते हुए किसी तरीके से निकल जाना चाहता हो और कहे सब कोई प्रचार में चले गए थे, इसीलिए तो मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे जवाब देने पड़े। लेकिन यहां पर उनकी आंखें, उनकी अपनी परिस्थितियों ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि नीतीश कुमार हार चुके हैं और एक नए गठबंधन, नई सोच, नई विजन के साथ उस बिहार की रचना की जा रही है जिस भी देश की रचना के लिए 2014 में मंत्र का पाठ किया गया था। कुछ उसी तर्ज पर बिहार इस बार जीत लें, फतह हासिल कर लें तो फिर क्या बात है। इस रास्ते को पकड़ते और चलते वक्त शायद आपके जहन में एक नाम और होगा, प्रशांत किशोर का। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उस वक्त उनके साथ प्रशांत किशोर खड़े थे। जिस वक्त वो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां हर बरस देंगे, उस वक्त उनके साथ प्रशांत किशोर खड़े थे। और एक बड़ी कतार उसके बाद हर किसी ने देखी जब नीतीश और लालू के साथ भी प्रशांत किशोर बिहार में खड़े हुए थे। प्रशांत किशोर बंगाल के चुनाव में भी खड़े थे जब प्रधानमंत्री मोदी दीदी और दीदी कह रहे थे। वही प्रशांत किशोर आज ये कहने से चूके नहीं,
कोई घोषणा पत्र लेकर आता है, कोई संकल्प पत्र उसे कहता है, कोई अपना प्रण कहता है, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं यह सिर्फ कहने की बात है और चुनाव में यह ऐलान कोई मायने रखते नहीं। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर ने 2014 में जो अपनी राजनीतिक दस्तक नरेंद्र मोदी के साथ दी थी, वो दस्तक इस वक्त सिर्फ अपने पांव तले उस जमी को देखते हुए जहां कांटे ही कांटे हैं, दलदल ही दलदल है, उसको ठीक करने के लिए वो जिस राजनीति को साध रहे हैं, क्या वो साध पाएंगे? क्योंकि खुले तौर पर वह इस पूरे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और प्रण को खारिज करने के स्थिति में आकर खड़े हैं, क्योंकि उनकी लकीर बिल्कुल अलग है। बिहार के लिए शायद ये बार बार खुद को छले जाने का एक नायाब प्रयोग तो नहीं है, या फिर इससे हटकर जिस तलखी और तेवर के साथ प्रशांत किशोर अब हर मैनिफेस्टो को खारिज कर रहे हैं, तो क्या यह उनका प्रायश्चित तो नहीं है? लेकिन बिहार क्या करे जहां नीतीश हार चुके हैं? बिहार करे क्या जिसके वो तमाम वादे जो 1.25 लाख करोड़ से 2015 में शुरू हुए थे, आज की तारीख में उससे ज्यादा बदहाली और गरीबी बिहार के हिस्से में है? क्या कहा प्रशांत किशोर ने? ऐसा कुछ। पिछले 15-20 सालों में उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि इनके ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। सच तो ये है कि बिहार को जितना पैसा चाहिए विकसित बिहार होने का, वो पैसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप आश्चर्यचकित होंगे वो पैसा बहुत ज्यादा क्यों नहीं है। तो बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बिहार के हवाले लगभग 12 से 15 लाख करोड़ के बीच योजनाओं का ऐलान किया। और अगर वाकई 12 से 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के भीतर लग गए होते, तो आज बिहार कम से कम किसी दूसरे राज्य की तुलना में ना सही, लेकिन वो अपने तौर पर 5 राज्यों को छोड़ दीजिए तो छठे राज्य की कैटेगरी में होता। बिहार गुजरात नहीं होता, महाराष्ट्र नहीं होता, तमिलनाडु नहीं होता, आंध्र प्रदेश नहीं होता, तेलंगाना नहीं होता, लेकिन वो बिहार, वो पंजाब से आगे निकल चुका होता, उस हरियाणा से आगे निकल जाता जहां पर बिहार का किसान मजदूरी करने के लिए जाता है। और जो ऐलान किया गया है उसकी कुल रकम जो है, हर जिले में जो मेगा स्किल सेंटर खोलना है, हर जिले में जो फैक्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्रियल पार्क जो 10 बनाने हैं, 100 से ज़्यादा एमएसएमई पार्क बनाने हैं, जो कुटीर उद्यम 50,000 बनाने हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, सेमी कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाना है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना है, तमाम चीज़ों को जोड़ते चले जाइएगा और हमें लगता है 1 करोड़ रोजगार ही क्यों, जो हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया, जो उसको भी मिला दीजिए या उनके किए वादों को भी मिला दीजिए। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम वादों को मिला दीजिएगा तो बिहार में एक एवरेज निकल कर आता है लगभग 33 लाख करोड़ रुपए बिहार को चाहिए। बहुत ज्यादा रकम तो नहीं लगी आपको? 33 लाख करोड़, जी इतनी ही रकम चाहिए। तो यह देश जो टैक्स का पैसा देता है सरकार को, केंद्र सरकार को, वह तकरीबन 42 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है।
एक बार यह देश अपने टैक्स का पैसा ये ऐलान कर दे कि बिहार को हम दान कर रहे हैं और आपको पूरा पैसा बिहार में लगाना है, तो रकम बड़ी नहीं है। लेकिन इस दायरे के भीतर प्रधानमंत्री के 6 गाड़ियों का काफिला जो चलता है, जो हवाई जहाज 8,500 करोड़ का जो दौड़ता रेंगता है, जो तमाम सुविधाएं लैस है सरकारी दफ्तरों में और सरकारी दफ्तरों के लिए जो पैसा लगता है और जिस रईसी से सरकार की गवर्नेंस चलती है, उस पे कम से कम 2 साल के लिए ब्रेक तो लगा दीजिए। उसी से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए निकल जाएंगे। लगाइए तो सही, बात आगे बढ़े तो सही। अगर इस देश का चुनाव आयोग देश के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से देश नाराज है, अगर इस देश के भीतर में तमाम स्वायत्त संस्थाओं से देश नाराज है, अगर इस देश के भीतर किसी मंत्री संतरी का नाम आप जानते ही नहीं है, सिर्फ एक ही नाम प्रधानमंत्री का जानते हैं, तो मंत्रालयों का पैसा जो उस पर खर्च होता है वो क्यों खर्च होता है, यह भी तो एक सवाल है। और इसकी पूरी पोटली को बांध दीजिए और उसके बाद कहिए 2 बरस का बजट हम बिहार पे लगा रहे हैं, बिहार पटरी पर आ जाएगा। कौन से नीतीश कुमार, कौन से तेजस्वी यादव, कौन से लालू यादव, भूल जाइए। यह दौर सम्राटों का दौर है, एक ऐसे सम्राट का दौर है जिसकी अपनी रईसी इस देश के तमाम सम्राटों पर भारी पड़ जाए। सिर्फ नाम से सम्राट नहीं होगा, मैनिफेस्टो पढ़ने से सम्राट नहीं होगा। सियासत की यह मौजूदा स्थिति ने या तो नीतीश कुमार को हरा दिया या बिहार को हरा दिया। जो भी कहिए, परिस्थितियां विकसित बिहार की 2030 तक हो जाएगी और भारत 2047 में विकसित होगा। है ना गजब का फार्मूला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।